नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। संसद में वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% के बीच रहने का लगाया अनुमान। सर्वेक्षण ने कहा राइट ट्रैक पर है इंडियन इकोनॉमी। सुप्रीम कोर्ट ने पलार नदी में किए जा रहे भारी प्रदूषण को कहा इकोसाइड। तमिलनाडु में बहती है पलार नदी, राज्य के चमड़ा उद्योग कर रहे हैं नदी को प्रदूषित। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने 10 साल के बाद तीस्ता ब्रिज प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। नए ब्रिज से सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी में होगा सुधार। नया ब्रिज भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट। दोस्तों, बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक अनोखा मौका लाया है जिसमें आपको अश्योर्ड गिफ्ट्स और कुछ बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। आपको यूपीएससी कोर्सेज का फुल एक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, बुक्स जैसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, साथ ही कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं एयरपॉड्स या फिर आईपैड्स या फिर iMac लैपटॉप तक। गिफ्ट्स को क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है संपूर्ण और इसके स्क्रीनशॉट को अपने फॉर्म में लगाना है। बस हो गया। लकी विनर्स का अनाउंसमेंट होगा 2 फरवरी सुबह 11 बजे अब तक के सबसे बड़े चेंज रिवील के साथ। इस दिन 2 फरवरी को सुबह 11 बजे परिवर्तन नाम से अब तक का सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है स्टडी आईक्यू आईएएस पर। देर मत कीजिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस मौके का लाभ उठाइए। स्टडी आईक्यू के साथ अपनी यूपीएससी की यात्रा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। आइए अब बुलेटिन शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आज 31 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसे कौन बनाता है, इसे बनाने का मकसद क्या होता है और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें क्या है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण को आप सरकार की सालाना आर्थिक रिपोर्ट कह सकते हैं या फिर आर्थिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इस सर्वे को बजट भाषण से एक दिन पहले पेश किया जाता है ताकि सरकार आर्थिक नीतियों को सही दिशा में ले जा सके। इस रिपोर्ट में पिछले साल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी रही इस बारे में बताया जाता है, साथ ही क्या इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में इकोनॉमी कैसी होगी इसकी भी संभावनाएं बताई जाती हैं। इसे वित्त मंत्रालय के तहत मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए और उनकी टीम तैयार करती है। अभी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। आइए अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। वहीं करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने इस बात को हाईलाइट किया कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहा है। एक बात यह समझिए कि किसी देश की ग्रोथ रेट को दुनिया भर की बनती बिगड़ती पॉलिसीज, युद्ध और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज प्रभावित करती है। हालांकि पिछली तिमाही में ये रेट 6.4% से बढ़ी थी। यह एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आगे भी स्टेबल रह सकती है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इन्फ्लेशन के भी आंकड़े बताता है और इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि खुदरा महंगाई 5.4% से घटकर अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार उपभोक्ता महंगाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4% के करीब आ जाएगी। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल महंगाई पर सरकार का कंट्रोल बना हुआ है, ये बेकाबू नहीं हुई है। इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर में 3.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 1647.05 लाख मीट्रिक टन एलएमटी होने का अनुमान है। यह आंकड़ा साल 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है। यहां तक कि यह पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% ज्यादा है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार की नीतियों से किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2024-25 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। ये इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग एरियाज में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है। और तो और मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से भी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है।
इसके बाद सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं तो सर्विस सेक्टर में 7.2% की वृद्धि की उम्मीद है। इतनी वृद्धि के चलते सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है। सर्विस सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे आईटी हो, बैंकिंग, टूरिज्म या फिर हेल्थ केयर, इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं रोजगार जैसे मामले पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कहता है कि रोजगार के मामले में भारत की स्थिति अच्छी है। सर्वे के अकॉर्डिंग हाल के वर्षों में भारत में श्रम बाजार में ठीक ठाक वृद्धि हुई है और जो बेरोजगारी दर साल 2017-18 में 6% थी, वो अब 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई। इसके साथ ही सरकार के स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से युवाओं को रोजगार भी मिला। अब एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डेटा को भी देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में ओवरऑल एफडीआई का फ्लो बढ़ा है। यह सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्रॉस एफडीआई में 17.9% की वृद्धि देखी गई है। सर्वे में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की भी जानकारी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग जनवरी 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह सितंबर 2024 तक बढ़कर 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और फिलहाल ये 3 जनवरी 2025 तक 634.6 बिलियन डॉलर पर स्थिर है। सर्वे कहता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट के पेमेंट करने के लिए पर्याप्त है। जाते जाते राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार का राजकोषीय घाटा 23-24 के लिए जीडीपी का 5.6% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के निष्कर्ष की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी फिलहाल एक राइट ट्रैक पर चल रही है, हालांकि अभी भी सतर्कता जरूरी है। सतर्कता इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितताएं इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर सरकार के प्रयासों और फैसलों से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबली और मजबूत इकोनॉमी के तौर पर उभर सकता है। तमिलनाडु में एक नदी है पलार। तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित टेनरीज यानी चमड़ा कारखानों से निकलने वाले वेस्ट को इस नदी में बिना ट्रीट किए बहा दिया जाता है। नदी दम तोड़ती जा रही है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने नदी के साथ किए जा रहे सलूक को इकोसाइड का नाम दिया। इकोसाइड का मतलब होता है किलिंग वंस होम। इस शब्द का प्रयोग एनवायरमेंटल क्राइम्स या पर्यावरणीय अपराधों के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे कामों को रखा जाता है जो कि गैर कानूनी है और उन्हें यह जानते बूझते किया जाता है कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरणीय विनाश को जेनोसाइड यानी नरसंहार से जोड़ा। देखिए, नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है और लंबे वक्त से लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इकोसाइड को 11 देशों में अपराध माना भी गया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भारत में मौजूद कुल चमड़ा कारखानों में से लगभग 45% तमिलनाडु में है। इन चमड़ा कारखानों में चमड़े की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले 50% केमिकल्स वेस्ट में तब्दील होते हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में बहा दिए जाते हैं। चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड जैसे प्रदूषक होते हैं। कोर्ट ने माना कि इसके चलते एक नदी जो कभी साहित्य, कविता और संगीत में प्रसिद्ध थी, अब प्रदूषित हो गई। पलार नदी कर्नाटक की नंदी हिल्स से निकलती है और ये नदी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। आपको बता दें कि इंडिया में लेदर मार्केट विदेशी मुद्रा को लाने में अहम भूमिका निभाता है। भारत वैश्विक चमड़ा उत्पादन में 13% की हिस्सेदारी रखता है। लेदर मार्केट की वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए के लगभग है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि केंद्र से परामर्श करके 4 सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति को गठित करें जो वेल्लोर जिले में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए ऑडिट करेगी। आपको क्या लगता है, भारत में किसी ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में कितने साल लगते होंगे? 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सरकार को एक बेहद खास ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में 10 साल लग गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आइए समझते हैं कि यह ब्रिज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार को आखिर मंजूरी देने में इतना समय क्यों लग गया और भारत की सुरक्षा के लिए इस ब्रिज प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है? देखिए, ये ब्रिज प्रोजेक्ट है तीस्ता नदी के लिए। तीस्ता नदी सिक्किम के नॉर्थ में सिचुएटेड तीस्ता खांगसे ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश से होकर बहती है। अब जिस नए ब्रिज को मंजूरी मिली है उससे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान में तीस्ता नदी पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाला केवल एक ब्रिज है और इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 1937 से 1941 के बीच बनवाया गया था। इसका नाम है कोरोनेशन ब्रिज और इसे किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ की याद में बनवाया गया था। अब ये समझते हैं कि इस ब्रिज की अहमियत क्या है। आपको 2017 का डोकलाम विवाद याद है? डोकलाम भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड एक पठारी जगह है। यहाँ 2017 में चीन ने सड़क बनाना शुरू कर दिया था और तब भारत ने सड़क निर्माण रोक दिया था, जिसके कारण इंडिया और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य गतिरोध खड़ा हो गया। इस वजह से डोकलाम भारत के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है। अभी तक अगर भारतीय सेना को डोकलाम वाले एरिया में जाना होता था तो वो इसी कोरोनेशन ब्रिज से होकर जाती थी, लेकिन अब इस पुल को बने हुए 80 साल हो चुके और 2011 के भूकंप में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए कोरोनेशन ब्रिज के ऑप्शन के तौर पर एक और ब्रिज की जरूरत थी और इसलिए केंद्र सरकार ने एक दूसरे पुल को बनाने का मन बनाया था। इसके अलावा नए ब्रिज से टूरिज्म, व्यापार आदि भी बढ़ने की उम्मीदें थीं। इस पुल को मंजूरी देने में 10 साल से ज्यादा समय इसलिए लग गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार बजट और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कुछ समस्याएं फेस कर रही थी। अब राज्य सरकार की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके बाद राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इसकी थीम नारी तू नारायणी रखी गई है, जो अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। ये महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का संदेश देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत एक सांविधिक संस्था के तौर पर गठित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की सिफारिश कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन के द्वारा की गई थी। इसका मकसद महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। इसके अलावा महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भी इसका मकसद है। साथ ही कानूनी तौर पर क्या उपाय मौजूद हैं, इसका सुझाव देना भी इसके कार्यों में शामिल है। आयोग का मिशन है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचारों से जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनके लिए उपयुक्त नीति निर्माण करना, विधायी उपायों को खोजना, कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, योजनाओं, नीतियों के कार्यान्वयन और रणनीति तैयार करके उनके उचित अधिकारों और हकों को सुरक्षित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना। 2024 में ही विजया किशोर रहातकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 33वें स्थापना दिवस के मौके पर उनकी लिखी पुस्तक कर्मयोगी वीरांगना का भी विमोचन किया गया। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब है कि कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना। इकोनॉमी में इसकी व्याख्या दो तरीके से की जाती है। पहली व्याख्या है कि खेतों से जुड़े कामकाज में महिलाओं की वृद्धि। इसमें महिलाएं कृषि मजदूर और छोटे किसानों के तौर पर शामिल होती हैं। दूसरी व्याख्या के तहत कृषि के संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व बढ़ना। खेतों में फसल कौन सी उगेगी, किस उर्वरक का इस्तेमाल होगा, इस तरह के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका का बढ़ना। भारत के मामले में पहली व्याख्या ही ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि भारत में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। देखिए, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है, जिससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे पुरुष समाज ने गैर कृषि क्षेत्रों में पलायन किया है, तो महिलाओं को उनकी जगह काम करने का मौका मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, नव साक्षर युवा गांवों से पलायन कर रहा है। पीछे छूट गई महिलाओं के हिस्से आई है खेतों में काम करने की जिम्मेदारी, लेकिन ये जिम्मेदारी उन्हें खेती में मालिकाना हक नहीं देती। कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक 73% ग्रामीण महिलाएं श्रमिक के तौर पर कृषि में लगी हैं, लेकिन देश में कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11.72% ही महिला कृषि धारकों द्वारा प्रबंधित है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रूसी आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के बीच परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर जहाज कारा सागर में एक मालवाहक जहाज से टकरा गया। कारा सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और रूस के साइबेरिया क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यह 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया के सबसे ठंडे सागरों में से एक है, जो साल के 9 महीने बर्फ से ढका रहता है। इसमें कारा, ओब, येनिसी जैसी नदियां गिरती हैं। पश्चिम में नोवाया जेमल्या द्वीप और पूर्व में सेवर्नाया जेमल्या द्वीप समूह इसे अन्य समुद्रों से अलग करते हैं। नॉर्डेनस्किल्ड द्वीप समूह यहाँ का प्रमुख द्वीप समूह है। रूस की बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक गतिविधियों के चलते यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।
भारत सरकार ने एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है। इसे राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी एनसीजीटीसी के तहत 60% गारंटी कवर मिलेगा। यह योजना एमएसएमईज को उपकरण या मशीनरी खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण पर गारंटी देगी। इसमें ऋण की राशि पर 5% अग्रिम योगदान की आवश्यकता होगी। इस योजना का मकसद एमएसएमईज के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। यह योजना 4 साल तक लागू रहेगी या जब तक 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी नहीं हो जाती। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी द्वारा गठित समिति ने पाया कि घग्गर नदी के पानी का बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तय सीमा से 2 से 3 गुना अधिक है, जो इसे नहाने के लिए अनुपयुक्त बनाती है। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो केवल मानसून के दौरान बहती है। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और राजस्थान से होते थार रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान में 2 सिंचाई नालों को जल प्रदान करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कई इतिहासकार इसे सरस्वती नदी से जोड़ते हैं और इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीओडी का उपयोग पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। यह पानी में मौजूद बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने की मात्रा को दर्शाता है। उच्च बीओडी का मतलब है पानी में अधिक प्रदूषण है जो जलीय जीवन को प्रभावित कर सकता है। बीओडी के अधिक स्तर का संकेत ये भी बताता है कि पानी में गंदगी, घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट या अन्य प्रदूषक हो सकते हैं। भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल ये दोनों अधिकारी आईएनएसवी तारिणी पर दुनिया की जल यात्रा पर निकली हैं। अपने इस अभियान के तहत आईएनएसवी तारिणी ने दुनिया के सबसे दूरस्थ जल क्षेत्र पॉइंट निमो को पार किया। यह यात्रा नाविका सागर परिक्रमा 2 का हिस्सा है, जो भारतीय नौसेना का एक अभियान है। पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान है। इसे ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी भूमि से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। इसे सैटेलाइट्स के लिए कब्रिस्तान और पृथ्वी की सबसे अकेली जगह के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, पलार नदी किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? लद्दाख, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में समाचारों में देखा गया एटिकोपाका बोम्मालू क्या है? तेलंगाना का लोक नृत्य, केरल की प्राचीन भोजन की रेसिपी, तमिलनाडु का मध्यकालीन साहित्यिक पाठ या फिर आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली खिलौने? सही जवाब है आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली खिलौने यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा था मैंने, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं। सही जवाब है विकल्प बी यानी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, जहां रोज इसकी पीडीएफ मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।